गुजरात जाते हैं आप, एक भी बलात्कारी की रिहाई पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप गुजरात जाते हैं, आप बिल्किस बानो का नाम लेने से कतराते हैं, आप कहते हैं ये हमारा मुद्दा नहीं है। एक औरत का सम्मान आपका मुद्दा नहीं है तो आप किस चीज़ की राजनीति कर रहे हैं? आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में बुलडोज़र चल जाता है तो आप चुप हो जाते हैं, दिल्ली में दंगे होते हैं आप चुप हो जाते हैं, दिल्ली में सर काटो का नारा लगता है जंतर मंतर पर आप चुप हो जाते हैं। आपकी विचारधारा क्या है कंटेंशियस इश्यूज़ पर? आपने चुनाव के दौरान इधर उधर की बातें करी। मैं तो जानना चाहती हूँ आपका मुद्दा क्या है? बहुत ज़्यादा नफ़रत, बहुत ज़्यादा विषाक्त, बहुत ज़्यादा घृणा एक दूसरे के लिए दिखती है। जब आप यात्रा देखते हैं और जिस तरह का प्यार ये देश लुटा रहा है राहुल गांधी पर, आपको पता चलता है कि छोटे कस्बों में, गाँवों में, देश के दूर दराज इलाकों में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है और वही वास्तविक हिंदुस्तान है। बड़े मीडिया पैसे के बल पे, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी के बल पे, अनोनिमस बॉट्स के बल पे, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पूंजीपतियों के बड़े पैसे के बल पर उनकी छवि को बर्बाद करने की बहुत कोशिश की गई। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति नहीं है जो कैमरे के लिए जीते हैं। उनका सांस लेना, उनका उठना बैठना, खाना पीना, ऊपर ताकना, नीचे देखना, ये सब कैमरे को देखकर नहीं होता, जैसे कैमरा जीवी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर काफ़ी भ्रांतियाँ थीं। 50 मीटर चलें या 50 किलोमीटर चलें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर शाम को दुकान खोलकर जो मोदी जी का चरण वंदन किया जाता है, आपने कोई भी एक टेलीविज़न डिबेट देखा है महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, नफ़रत पर? एक भी नहीं देखा है। आप विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, कन्याकुमारी से कश्मीर चल रहा है, कितना टीवी टाइम दिया गया है? मुझे लगता है राहुल गांधी जी जो एक बात कहते हैं वो 100% सही बात है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत रहे, इसके लिए विपक्ष के प्रहरी होते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं। एक होता है जुडिशरी और उससे भी बड़ा प्रहरी अगर आप मुझसे पूछिए तो वो होता है निष्पक्ष मीडिया। आज भारत का मीडिया इस तरह गिर चुका है कि लोग गोदी मीडिया बुलाकर उनकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं और जो एंकर महोदय और महोदया अपने स्टूडियो में स्टेज लगाकर ज्ञान बांटते हैं, जब वो किसानों और बेरोज़गारों के बीच में जाते हैं तो हूटिंग करके भगा दिए जाते हैं। ये असलियत है आज के मीडिया की। ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, ज़ीरो साख है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया पर आज लोगों का विश्वास नहीं है। इवन जो चवन्नी के भक्त हैं, इवन जो चवन्नी के ट्रोल हैं, उनको पता है कि ये फलाना एंकर या ये फलाना रिपोर्टर या इस टीवी चैनल पर तो इसी तरह की बातें होंगी। क्या साख है, क्या साक्ष्य है उनकी प्रतिष्ठा का क्या है? मुझे तो लगता है बड़े चवन्नी के कुछ लोग तो कई बार तो टीवी डिबेट करो तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कि एंकर कौन है और भाजपा का प्रवक्ता कौन है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। प्रेजेंट करते हैं, जिस उल जलूल की बातें करते हैं और जिस बेधड़क तरीके से वो झूठ बोलते हैं, बिना पलक झिपकाए हुए नेशनल टीवी पर बैठ के आप झूठ बोलते जा रहे हो और आपकी बात सुनी जाएगी। मैंने उनको कई बार ये सलाह दी है और आपके माध्यम से एक बार और दूंगी। उनका कॉमेडी सेंट्रल में एक बहुत बड़ा करियर है, उनको उस तरफ मुखरित होना चाहिए। राजनीति उनके बस की बात रहेगी नहीं, क्योंकि इतनी नफरत, इतनी विषाक्त फैलाने के बाद क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी आज? नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी। यात्रा जो है तकरीबन 3 महीने से पार हो चुका है और लगातार यात्रा में जो है अपार समर्थन लोगों को मिल रहा है। सुप्रिया श्रीनाथे जी है, कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है और कह सकते कि वन वुमेन आर्मी की तरह सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं की जो है कह सकते हैं कि धोती रहती हैं, वो भी डिटर्जेंट के साथ। तो सुप्रिया जी, लगातार जिस तरह से यात्रा जो है लोगों को अपार समर्थन मिल रहा है, तो इस यात्रा से आप जैसे जो सामान्य कार्यकर्ता है या स्पोक पर्सन है, वो कांग्रेस के साथ जो जुड़े, उनको कितना बूस्टर मिल रहा है इस पूरे यात्रा से? मुझे लगता है मैं पहले तो 2 चीज़ें कहूँगी, क्योंकि हम सोशल मीडिया और मीडिया पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिस रोल में मैं हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा नफ़रत, बहुत ज़्यादा विषाक्त, बहुत ज़्यादा घृणा एक दूसरे के लिए दिखती है। जब आप यात्रा देखते हैं और जिस तरह का प्यार ये देश लुटा रहा है राहुल गांधी पर, आपको पता चलता है कि छोटे कस्बों में, गाँवों में, देश के दूर दराज इलाकों में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है और वही वास्तविक हिंदुस्तान है। हम लोगों ने केरला से यात्रा शुरू करी थी। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अभी और यात्रा बाकी है। मुझे लगता है जितनी विविध चीज़ें इस देश में देखने को मिली, और इस पर मैं तो बहुत कम चली, जो यात्री बताते हैं आप वाकई में देश को समझ रहे हैं। ये हिंदुस्तान को समझने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है।
यात्रा चल रहा था तो सब जैसे कांग्रेस पार्टी ने लगातार कहा कि इसका पॉलिटिकल कोई माइलस्टोन नहीं, कोई माइलेज नहीं लेना चाहते, मगर लोगों ने कहा कि राहुल जी की लगातार पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और जिस तरह से एक जो है बिकी हुई मीडिया ने जिस तरह से राहुल जी का एक छवि बनाने की लगातार सालों से कोशिश की थी, तो उस पर जो है ग्रहण लगा और जो है राहुल जी की जो है सच्चाई लोगों के बीच गई। तो उससे पहले जो है कहा जा रहा था कि गुजरात इलेक्शन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है, मगर गुजरात इलेक्शन में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रहा और जिस तरह से उम्मीदें थी वैसी नहीं थी और हिमाचल में उम्मीद से ज़्यादा आपको सीट मिले। तो मतलब कि किस तरह से देख रहे हैं कि हिमाचल में क्या जादू चला और गुजरात में किस तरह से फेलियर रहा कांग्रेस का? आप बड़ी जल्दी यात्रा से निकल गए, लेकिन मैं आपको यात्रा से भी निकलने नहीं दूंगी, थोड़ी देर यात्रा पर ही रहते हैं। आपने राहुल गांधी जी की छवि को लेके कुछ बातें कही, बिल्कुल सही है। बड़े मीडिया पैसे के बल पे, भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी के बल पे, अनोनिमस बॉट्स के बल पे, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पूंजीपतियों के बड़े पैसे के बल पर उनकी छवि को बर्बाद करने की बहुत कोशिश की गई। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति नहीं है जो कैमरे के लिए जीते हैं। उनका सांस लेना, उनका उठना बैठना, खाना पीना, ऊपर ताकना, नीचे देखना, ये सब कैमरे को देखकर नहीं होता, जैसे कैमरा जीवी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो इसलिए लोगों के अंदर काफ़ी भ्रांतियां थीं, लेकिन जिस तरह से वो इस देश के बुज़ुर्गों से, इस देश की महिलाओं से, इस देश के बच्चों से, इस देश के नौजवानों से, किसानों से, मनरेगा के मज़दूरों से, आशा आंगनवाड़ियों से, डॉक्टर्स से, इंजीनियर्स से, उन लड़कियों से जो उड़ना चाहती हैं, पायलट बनना चाहती हैं, जिस तरह से वो मिल रहे हैं, उनका जो मौलिक नेचर है, जो उनका वस्तुतः जो वो व्यक्ति हैं, वो देश को देखने को मिल रहा है। वो देश वो कुछ लोगों के लिए अचंभित कर सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो वाकई में बहुत समझदार, बहुत सरीखे, बहुत ही उदार हृदय के और बहुत मोहब्बत वाले व्यक्ति हैं। तो मुझे इसमें कोई भी ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि हाँ बिल्कुल इसका फ़ायदा हमें मिलना चाहिए। हम एनजीओ तो है नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और फ़ायदा क्यों ना मिले। अब मैं आती हूँ आपके सवाल पर। आपका सवाल हिमाचल पर था और आपने एक टिप्पणी करी कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें शुरू से पता था कि हमारी कंप्लीट प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी हिमाचल में, क्योंकि हमने लोगों के मुद्दे उठाए थे। हमने जो लोगों को दिक्कत थी, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे सेब के बागान की बात हो, चाहे बेरोज़गारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, असल मुद्दे उठाए थे हमने। और मुझे लगता है कि हिमाचल की देवस्वरूप जनता ने इस देश को लोकतंत्र का एक पाठ पढ़ाया है और उन लोगों को एक सबक सिखाया है जिनको लगता था कि दिल्ली में वो नफरती भाषण देकर बड़े नेता बन जाएंगे, गोली मारो की बात करेंगे और उनका सितारा चमकता रहेगा। आपने गुजरात की बात करी। जी हाँ, गुजरात में हमारा प्रदर्शन ख़राब रहा और मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं हवाई बातें करूँ। मुझे लगता है गुजरात में हमारा प्रदर्शन ख़राब रहा, लेकिन हमको गुजरात के चुनाव से सबक लेना चाहिए। गुजरात के लिए पूरी तरह से एक नई रणनीति, एक नई परिकल्पना, एक नई सोच के साथ उसमें जाना चाहिए। लेकिन इसी सांस में जब मैं आत्मविवेचन कर रही हूँ, इसी सांस में मैं एक बात और कहती हूँ। आम आदमी पार्टी जो गुजरात चुनाव लड़ने गई थी, वो किसका भला करने गई थी? चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ जहाँ। और आम आदमी पार्टी ने तो हिमाचल में भी चुनाव लड़ा था, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा है उनसे। आप 90 सीट की बात कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, भविष्यवक्ता बन गए थे, अब आप 5 सीटों पे आ गए हैं। तो पूछने की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने किसका भला किया? आपके 5 विधायक अब भाजपा में जाने को तैयार हैं। तो जब आपको बी टीम कहो तो आप बड़ा नाराज़ हो जाते थे, बिफर जाते थे। आप बी टीम नहीं है तो क्या है? आप मुद्दों की राजनीति छोड़कर धर्म की राजनीति करने लगे। तो आप तो भाजपा का काम उनसे ज़्यादा शिद्दत से कर रहे हो। वोट शेयर कांग्रेस का तकरीबन 14% जो है काटा आम आदमी पार्टी ने इस पूरे इलेक्शन में, तो कांग्रेस के लिए 13%। तो आप कांग्रेस के लिए कठिन ये हो गया कि कल तक एक भाजपा से लड़ाई थी, अब जो है कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से भी एक कांग्रेस की एक विचारधारा बारी, या कह सकते हैं कि जो वोट की पोलराइजेशन वाली लड़ाई वो कांग्रेस के लिए 2 व्यक्ति हो गए जिनसे लड़ना अब कांग्रेस को। और आम आदमी पार्टी की विचारधारा की लड़ाई हो ही नहीं सकती। यही तो सवाल पूछते हैं हम आम आदमी पार्टी से, उनकी विचारधारा क्या है? स्कूल अस्पताल होने चाहिए, इसमें किसी को क्या संदेह हो सकता है? विचारधारा होती है जो कंटेंशियस इशूज पर, जो गंभीर मुद्दों पर आप चर्चा करें। आप गुजरात जाते हैं, आप एक भी बलात्कारी की रिहाई पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। आप गुजरात जाते हैं, आप बिल्किस बानो का नाम लेने से कतराते हैं। आप कहते हैं ये हमारा मुद्दा नहीं है। एक औरत का सम्मान आपका मुद्दा नहीं है, तो आप किस चीज़ की राजनीति कर रहे हैं? आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में बुलडोज़र चल जाता है तो आप चुप हो जाते हैं, दिल्ली में दंगे होते हैं आप चुप हो जाते हैं, दिल्ली में सर काटो का नारा लगता है जंतर मंतर पर, आप चुप हो जाते हैं। आपकी विचारधारा क्या है कंटेंशियस इशूज़ पर? आपने चुनाव के दौरान इधर उधर की बातें करी।
मैं तो जानना चाहती हूँ आपका मुद्दा क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के तारनहार हैं। कोई विचारधारा की लड़ाई हमारी आम आदमी पार्टी से हो नहीं सकती। और मैं आपको एक बात और बता दूं, गुजरात की जनता को अपनी गलती भी समझ में आएगी और बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा आम आदमी पार्टी का। ये मैं दावे के साथ लिखित में कहिए तो दे दूं। एक लास्ट के कुछ ईवीएम के क्लिप्स आए हैं जहां पर 1 मिनट में 57 वोट पड़े हैं और इच्छाधारी वोट पड़े गुजरात में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई घंटों में, लगभग 1 घंटा में, 2 घंटों में 27.5% वोट की खबरें आई है। तो इसको लेकर जो है इलेक्शन कमीशन से आपकी क्या बात हुई है, क्या आपने बात कही आगामी चुनाव को लेकर? मुझे लगता है हमारे नेताओं ने इसको टेकअप किया है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर इशू है। जो इस इच्छाधारी वोट जो पड़ रहे थे गुजरात में, आखिरी 2 घंटे में धड़ाधड़ वोट पड़ने लगे, ऐसा कैसे हुआ? ये सारे अपने आप में बहुत चिंताजनक सवाल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात का चुनाव हो या कहीं और का चुनाव हो, ये बहुत सारे सबक सिखाता है। और जहाँ का चुनाव भी लोकतंत्र को कमज़ोर करता है, वो जनता को समझना पड़ेगा, वो जनता को देखना पड़ेगा। गुजरात में 27 साल के बाद भाजपा ने फिर से सरकार बनाई और बड़े प्रचंड बहुमत से बनाई है। लेकिन क्या गुजरात के 40 लाख बेरोजगारों को नौकरियां मिल गई? क्या 22 पेपर लीक होने बंद हो जाएंगे? क्या महिलाओं की सुरक्षा में गुजरात ठीक हो जाएगा? क्या महिलाओं की जो महंगाई है वो कम हो जाएगी? तो गुजरात में कुछ लोग बहुत अमीर हो गए और इसीलिए शाइनिंग गुजरात का एक एग्जाम्पल बन गया, और बाकी जनता 1.5 लाख परिवार गुजरात में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। इसका जवाब कौन देगा? इतनी बड़ी घटना हुई मगर वोटर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर से मोदी मोदी वाला जो वो नारा चल रहा था वो बहुत उनके लिए कारगर रहा। पर ये सवाल का जवाब वोटर से ज़्यादा तो चुनावी पार्टियों को देना पड़ेगा ना। मोरबी में 137 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? एक चपरासी और टिकट बेचने वाला एक आदमी, या वो व्यक्ति जिसकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, या वहाँ का मुख्यमंत्री जो पीडब्ल्यूडी का और अर्बन डेवलपमेंट का मंत्री भी है, जिसके पास उसका कार्यभार भी है? 137 लोगों की मौत का जिम्मेदार गुजरात आज भी पूछ रहा है कौन है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुजरात में चुनाव जीती भाजपा, मोरबी के इलाके में भी जीती, और इसीलिए लोगों को ये धर्म की जो अफीम चटाई है भाजपा ने, इसके आगे एक संसार है, इसके आगे एक दुनिया है, इसके आगे एक सत्य है, उसको देखना पड़ेगा। आप लगातार मीडिया पे रहती है और अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की कि प्रधानमंत्री 50 किलोमीटर या 32 किलोमीटर की रैली करते हो तो पूरा देश का मीडिया उनको कवर करता है, और विपक्ष का सबसे बड़ा लीडर तकरीबन 2000 किलोमीटर चल चुका है मगर मीडिया के कोई भी बड़े लोग इसको कवर नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज जो कन्वे होना चाहिए, तो छोटे लेवल पर सोशल मीडिया के लोग करते हैं मगर बड़े लोग जो है लगातार कांग्रेस के साथ बायसनेस कर रहे, तो उसको किस तरह से देखती हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, मोदी जी 50 मीटर चले या 50 किलोमीटर चले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर शाम को दुकान खोलकर जो मोदी जी का चरण वंदन किया जाता है, आपने कोई भी एक टेलीविज़न डिबेट देखा है महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, नफ़रत पर? एक भी नहीं देखा है। आप विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कन्याकुमारी से कश्मीर चल रहा है, कितना टीवी टाइम दिया गया है? मुझे लगता है राहुल गांधी जी जो एक बात कहते हैं वो 100% सही बात है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत रहे, इसके लिए विपक्ष के प्रहरी होते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी होते हैं। एक होता है जुडिशरी, और उससे भी बड़ा प्रहरी अगर आप मुझसे पूछिए तो वो होता है निष्पक्ष मीडिया। आज भारत का मीडिया इस तरह गिर चुका है कि लोग गोदी मीडिया बुलाकर उनकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, और जो एंकर महोदय और महोदया अपने स्टूडियो में स्टेज लगाकर ज्ञान बांटते हैं, जब वो किसानों और बेरोज़गारों के बीच में जाते हैं तो हूटिंग करके भगा दिए जाते हैं। ये असलियत है आज के मीडिया की। ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, ज़ीरो साख है। आप मीडिया से ईटी नाउ से काफ़ी साल तक जुड़ी हुई थी और उत्तर प्रदेश की इंचार्ज भी थी, तो सवाल ये है कि रवीश जी जैसे छोड़ के गए तो कहीं ना कहीं जो एक छोटी सी खाई थी रवीश जी उसको पूरा कर रहे थे, मगर वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब क्या लोग टीवी देखना बंद कर दे? मुझे नहीं लगता कि मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप भारत के मीडिया पर एक सरसरी नज़र दौड़ाइए तो हर मीडिया का ग्रुप एक बड़े पूंजीपति के कंट्रोल में है, चाहे वो NDTV हो, चाहे वो नेटवर्क 18 हो, चाहे वो इंडिया टुडे हो। जहाँ पर पूंजीपतियों का मीडिया में हस्तक्षेप होगा, मीडिया उनका प्रचार प्रसार का कारण बन जाएगा। मीडिया चरणवंदन करेगा सरकार का, जिस सरकार से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। मीडिया निष्पक्ष खबरें चला ही नहीं सकता अगर आपकी ओनरशिप अंततोगत्वा एक बड़े पूंजीपति के हाथ में है। कैसे चला सकता है? आपको सरकार से एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आप सरकार से सवाल पूछिएगा कि T3 पे बवाल क्यों मचा हुआ, आप नहीं पूछ सकते हैं।
जब तक मीडिया पर पूंजीपतियों का दबाव और पूंजीपतियों का आधिपत्य जमा रहेगा, भारत का मीडिया निष्पक्ष नहीं हो सकता है। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, और उसका बहुत बड़ा खामियाजा इस देश का लोकतंत्र उठा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया पर आज लोगों का विश्वास नहीं है। इवन जो चवन्नी के भक्त हैं, इवन जो चवन्नी के ट्रोल हैं, उनको पता है कि ये फलाना एंकर या ये फलाना रिपोर्टर या इस टीवी चैनल पर तो इसी तरह की बातें होंगी। क्या साख है, क्या साक्ष्य है उनकी प्रतिष्ठा का क्या है? मुझे तो लगता है बड़े चवन्नी के कुछ लोग तो कई बार तो टीवी डिबेट करो तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कि एंकर कौन है और भाजपा का प्रवक्ता कौन है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। उनकी शिद्दत और उनकी ईमानदारी तो भाजपा के प्रवक्ता से भी कई गुना ज़्यादा है। तो ये मीडिया का हाल है इस देश में। बहुत थैंक यू। एक लास्ट सवाल, एक व्यक्ति है जिनके साथ हमेशा रहता है और जब लोग उनका नाम लेते तो आपका नाम लेते, क्योंकि शायद आप उनको जो है एक डोज देते हैं और खामोश रहते हैं। तो संबित जी के साथ डिबेट रहता है तो कैसे, मतलब एक पढ़ा लिखा MBBS किया व्यक्ति, UPSC पास आउट व्यक्ति, और लगातार इस तरह से झूठी अफवाहें फैलाते, पास आउट थोड़ा विवादित है, चलिए आगे बोलिए। तो उसको किस तरह से टैकल करते हैं? मतलब जो लोग जो नए व्यक्ति विशेष पे बात नहीं करूंगी, जिस विचारधारा को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिस उल जलूल की बातें करते हैं और जिस बेधड़क तरीके से वो झूठ बोलते हैं, बिना पलक झिपकाए हुए नेशनल टीवी पर बैठ के आप झूठ बोलते जा रहे हो और आपकी बात सुनी जाएगी। मैंने उनको कई बार ये सलाह दी है और आपके माध्यम से एक बार और दूंगी। उनका कॉमेडी सेंट्रल में एक बहुत बड़ा करियर है, उनको उस तरफ मुखरित होना चाहिए। राजनीति उनके बस की बात रहेगी नहीं, क्योंकि इतनी नफरत, इतनी विषाक्त फैलाने के बाद क्या क्रेडिबिलिटी है उनकी आज। तो सुप्रिया जी से लगातार बात हो रही थी और बहुत सारे मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात की। रजा अंसारी की रिपोर्ट राजस्थान से। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।